स्टूडेंट। 12th क्लास। देखिए 12th क्लास कल अपन ने पढ़ा था मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के बारे में। तो देखिए मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर आपने देखा कि मिर्ज़ा साहब जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार करके और बहुत ज़्यादा अमीरज़ादों की तरह रखते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये अमीर हों, जबकि ये अमीर नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है, इनकी मुलाकात कलीम साहब से होती है और कलीम साहब इनको क्या समझते हैं, अमीरज़ादा समझते हैं। कलीम साहब क्या समझते हैं, इनको अमीरज़ादा समझते हैं। तो देखिए एक मुशायरे के अंदर मिर्ज़ा साहब की मुलाकात कलीम साहब से होती है और कलीम साहब मिर्ज़ा साहब को बहुत ज़्यादा अमीरज़ादा समझते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। अब देखिए दोस्ती के बाद क्या होता है कि मिर्ज़ा साहब का तो कलीम साहब के घर पे रोज़ाना आना जाना रहता है, लेकिन कलीम साहब कभी मिर्ज़ा साहब के घर पर नहीं आते। इत्तेफाक से एक बार कलीम साहब का अपने घर वालों से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने की वजह से कलीम साहब सोचते हैं कि मुझे मिर्ज़ा साहब के पास जाना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अमीरज़ादे हैं और मैं उनके पास अच्छी तरह रह सकता हूँ। तो देखिए जब ये कलीम साहब मिर्ज़ा साहब के पास आते हैं तो ये इनके महल सरा के अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ पर इनसे कहा जाता है कि ये उनका घर नहीं है और कलीम मिर्ज़ा साहब का घर तो बराबर बाहर जाकर कोई कोने के अंदर एक कोठली है, वो उनका घर है। और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ज़बरदस्ती अपने आप को उनका ज़मींदार बताते हैं। तो देखिए यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए जब ये कलीम साहब मिर्ज़ा साहब से मिलते हैं तो देखते हैं कि कलीम साहब अपने एक छोटे से घर के अंदर हैं और वहाँ से जब ये दरवाज़ा बजाते हैं कलीम साहब इनसे आन के मुलाकात होती है और कलीम साहब से कहते हैं कि ठहरिए मैं आता हूँ, लेकिन कलीम साहब कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ी सी देर के लिए नहीं आया, मैं आपके पास रात गुजारना नहीं चाहता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप मस्जिद में चलिए, मैं आपके पास मस्जिद में आता हूँ। कलीम साहब मस्जिद में जाकर बैठ जाते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब कलीम साहब इंतज़ार करते करते मायूस हो जाते हैं, उसके बाद में मिर्ज़ा साहब उनके पास आते हैं और कलीम साहब उनसे कोई देर की आने की शिकायत करे उस पहले मिर्ज़ा साहब उनसे कहते हैं कि मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब मैं आपके पास से यहाँ से गया तो बेहोश हो गए थे और उनको होश आने के अंदर इतना वक्त लग गया, इसलिए मैं देरी से आया हूँ। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद में कलीम साहब मिर्ज़ा साहब से कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपको एनाजी मिर्ज़ा साहब का जितना भी तरका था वो सब आपको मिला है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो आप अलग रह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब उनसे कहते हैं कि आपने सही समझा था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रहता, मैं खुद ही वो जगह छोड़कर आ गया हूँ। तो देखिए आगे अपन पढ़ते हैं। तो मिर्ज़ा आपकी मेरी निस्बत से शक्नसाज़ी का एहतमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। क्या कह रहे हैं कि आपकी और मेरी निस्बत से, यानी कि हम दोनों जब मिले थे और शक्नसाज़ी का एहतमाल होना बहुत ताज्जुब की बात है कि इतनी मुद्दत से आपसे सोहबत रही, मगर अफसोस है कि आपने मेरी तबीयत और आदत को ना पहचाना। ये इख्तिलाफ हालत है जो आप देख रहे हैं, यानी कि जो आप समझते थे और उसके खिलाफ, इख्तिलाफ का मतलब होता है जो आप समझते थे उसके बदले कुछ और ही आप देख रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि बंदे को जमादार साहब मरहूम मकफूर ने मुतब्बा किया था, यानी कि बहुत कुछ कह कर गए थे, यानी कि बहुत कुछ दे कर गए थे, यानी कि बता कर गए थे कि ये चीज़ें मुझे मिलना चाहिए, मुतब्बा किया था और जानशीन कर मरे थे। क्या कहते थे कि अपने बेटों की तरह मुझे भी अपना बेटा ही मान कर वो मरे थे और वो कह कर गए थे कि मुझे भी उनके बराबर का हक मिलना चाहिए। शहर के कुल रोसा तो देखिए रोसा यानी कि जितने भी अमीर हैं उनसे वाकिफ़ और आगाह है, यानी कि वो सारी बात को जानते हैं। उनके इंतकाल के बाद लोग इसमें रनखा अंदाज किया, लोगों ने इसमें क्या डाला, रनखा अंदाज किया, यानी कि लोग इस बात से एतराज़ करने लगे कि जो भी मिर्ज़ा साहब दे कर गए थे
वो इनको नहीं दिया जाए। बंदे को आप जानते हैं कि बखेड़े से कोसों भागता है, यानी कि मैं किसी से झगड़ा करके कोई चीज़ नहीं लेना चाहता। जो मिर्ज़ा साहब दे कर गए थे, उनको अगर कोई उनके बेटे वगैरह खुशी खुशी मेरे को देते तो मैं ले लेता, लेकिन मैं किसी झगड़े के से कोई चीज़ हासिल करना नहीं चाहता। सोबत ना मुलायम देखकर किनारा कश हो गया, यानी कि जब मैंने उन लोगों से देखा कि वो मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं और मेरे को कुछ देना नहीं चाहते हैं, तो मैं खुद उनसे दूर हो गया। लेकिन किसी को इंतज़ाम का सलीका, बंदोबस्त का हौसला नहीं। उसी रोज़ से अंदर बाहर वाविला मची हुई है और इस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले। क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो उनके बेटा बेटी और नवासा नवासी पोता पोती हैं, उनको सारी चीज़ें पता है और वो चाहते हैं कि मेरे को मनाकर वापस ले जाएं, लेकिन मैं खुद ही उनको सारा सब कुछ, अपना सब कुछ भी मैं उनको देकर आ गया, क्योंकि मैं फालतू झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता। कलीम, लेकिन आपने कभी तस्करा भी नहीं किया। कलीम साहब कहते हैं, लेकिन आपने कभी मुझसे इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मिर्ज़ा, अगर मैं आपसे या किसी से तस्करा करता तो इस्तिक़लाल मिजाज से बहरा और गैरत और अहमियत से बेनसीब ठहराता। अब आपको खड़े रहने में तकलीफ़ होगी, इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर बिछोना भिजवा दूँ और मरीज़ा की जिम्मेदारी करूँ। अब देखिए, इतनी बातें करके वो कहते हैं आपको इतनी देर हो गई है खड़े खड़े, तो आप ऐसा करिए कि बैठ जाइए और मैं जाकर आपके लिए बिछोना, यानी कि यहाँ पर रहने के लिए बिस्तरा पहुँचा देता हूँ और आप यहाँ पर रहिए। और मरीज़ की ज़्यादा सीरियस हालत है, मैं जाकर उनकी देखभाल, जिम्मेदारी यानी कि मरीज़ की देखभाल करता हूँ। कलीम, खैर मुकाम में मजबूरी है, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए। क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन ऐसा करिए कि एक चिराग भेज दीजिए। तारीकी की वजह से, तारीकी यानी कि अंधेरा, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है, यानी कि यहाँ पे इतना अंधेरा देखकर मेरी तबीयत और भी ज़्यादा घबराने लगती है। मिर्ज़ा, चिराग क्या, मैंने तो लैंप रोशन कराने का इरादा किया था। अब मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, अच्छा आप चिराग की बात करते हैं, मेरे तो दिमाग में ये सोच रहा था कि मैं आपके लिए एक लैंप भेज दूँ, लेकिन गर्मी के दिन है, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आपके यहाँ पर लैंप जलाएंगे तो जितने भी कीड़े वगैरह हैं, गर्मी के दिन हैं, सब आपके पास आ जाएंगे और आपको और भी ज़्यादा परेशानी होगी और आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। इस मकान में अबाबिलों की भी कसरत है, अबाबिलों भी बहुत ज़्यादा है, तो देखिए रोशनी देखकर गिरने शुरू होंगे और आपका बैठना दुश्वार कर देंगे। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब निकल आता है। तो क्या कह रहे हैं कलीम साहब से, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैं चिराग नहीं, मैं तो आपके लिए लैंप पहुंचा देता, लेकिन गर्मी का मौसम है और कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप चिराग जलाएंगे या लैंप जलाएंगे तो सारे कीड़े मकोड़े आपकी तरफ ही आ जाएंगे और यहाँ पर अबाबिले हैं वो भी बाहर निकल आएंगे उसकी रोशनी से, और आप बैठ भी नहीं सकते, इतने परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा करिए, कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, चांद की रोशनी आ जाएगी, चांद आसमान पर आ जाएगा और चांद की रोशनी में, चांदनी के अंदर आप आराम से रहिएगा, यह अंधेरा भी ख़त्म हो जाएगा। जब घर से निकला था तो खाना तैयार था। क्या कह रहे हैं कलीम साहब, सोच रहे हैं कि यार जब मैं घर से निकला था तो खाना भी तैयार था, लेकिन वो इस कदर तेज में था, तेज यानी कि गुस्से में, लेकिन वो इस कदर तेज में था कि उसने खाने की मुतलक परवाह न की। क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इस कदर तेज में थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खाने की बिल्कुल ध्यान नहीं किया और बेखाए निकल खड़ा हुआ। मिर्ज़ा से मिलने के बाद उन्होंने सोचा था कि मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा खुद पूछेंगे, यानी कि मुंतज़िर यानी कि इंतज़ार में थे कि आखिर मिर्ज़ा साहब खुद
पूछेंगे कि ये घर से निकल कर आए हैं, झगड़ कर आए हैं, तो खाना भी खा कर आए हैं या नहीं खा के आए हैं, इसके बारे में मिर्ज़ा साहब खुद उनसे पूछेंगे। लेकिन मिर्ज़ा ने तो कहा ही नहीं। पूछेंगे तो कह दूंगा कि मिर्ज़ा को हरचंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था। तो देखिए कलीम साहब सोचने लगे कि मिर्ज़ा साहब को बहुत ज़रूरी था खाने के बारे में पूछना, क्योंकि अव्वल तो रात कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं हुई थी। क्या कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि जब मैं गया था तो रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, उस वक्त खाने का वक्त ही था, रात ज़्यादा नहीं हुई थी, नहीं थी। दूसरे उसे ये मालूम हो चुका था कि कलीम घर से निकला है। तीसरे दोनों में बेतकल्लुफ़ी, और देखिए तीसरी बात ये थी कि दोनों में बेतकल्लुफ़ी थी, गायत दर्जे थी। तो देखिए दोनों बेतकल्लुफ़ थे, एक दूसरे को अच्छे से सारी बातें कह देते थे बिना कुछ झिझक के थी। लेकिन मिर्ज़ा कसदन इस बात से मुतर्ज़ ही न हुआ, और कलीम बेचारे का ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले उसके अंतड़ियों ने कुलवल्लाह पढ़नी शुरू कर दी। क्या कह रहे हैं, लेकिन बेचारे कलीम साहब का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। कलीम साहब को तो पहले से ही भूख लगना शुरू हो गई। जब उसने देखा कि मिर्ज़ा किसी तरह इस पर नहीं आता, यानी कि मिर्ज़ा साहब इस बात पे ही, इस टॉपिक पे नहीं आते, खाने पीने के पूछने के लिए ही नहीं आता, अन करीब तमाम शब के वास्ते रुखसत हुआ चाहता है तो बेचारे ने बेगैरत बनकर कहा। क्या कहते हैं, फिर कलीम साहब ने खुद ने ही बेगैरत बन के कहा, उन्होंने तो आगे होकर पूछा ही नहीं, इन्होंने खुद ने कहा, सुनो यार मैंने खाना भी नहीं खाया। कलीम साहब क्या कहते हैं, अरे यार मैं तो खाना भी खाकर नहीं आया। मिर्ज़ा सच कहो, नहीं झूठ बहकाते हो, यानी कि मुझे यकीन नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो, आप खाना खाकर आए होगे। मिर्ज़ा साहब उनसे कह रहे, कलीम तुम्हारे सर की कसम में भूखा हूँ। मिर्ज़ा, मर्दे खुदा तूने आते ही क्यों नहीं कहा। और मिर्ज़ा साहब कह रहे, ए मर्दे खुदा तूने आते ही क्यों नहीं कहा, अब इतनी रात गए क्या हो सकता है, दुकानें सब, क्या कह रहे हैं, दुकानें सब बंद हो गई, और जो एक दो खुली भी हैं तो बासी चीज़ें रह गई होंगी। अब देखिए उनकी खाना खिलाने की भी मर्ज़ी नहीं है, इसलिए फिर से वो बहाना कर रहे हैं कि तुमने आते ही क्यों नहीं बताया, उस वक्त तो सारी दुकानें खुली होंगी और मैं आपसे कहीं से भी इंतज़ाम कर देता लाके, लेकिन अब तो कोई सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, और अगर कोई दुकान खुली भी होगी तो वहाँ पर बासी खाना होगा, जिनके खाने से फाका बेहतर घर में आज आग तक नहीं सुलगी। क्या कह रहे हैं, आप है ना बासी खाना खाएं, और बासी खाना खाने से आपकी और अल्लाह नहीं करे कि तबीयत बिगड़ जाए, कुछ खराबी हो जाए पेट वेट में, तो इससे तो बेहतर है कि आप फाका ही कर लो आज की रात। और हमारे घर में तो बीमार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से हमारे घर में तो चूल्हा तक भी नहीं जला जो खाना बनता, तो मैं खाना कहाँ से ला के दूँ, उनका मतलब ये हुआ। तो देखिए मिर्ज़ा ज़ाहिर तुमसे भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है। अब देखिए मिर्ज़ा साहब उनसे कहते हैं कि शायद तुम्हें भूख की मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि तुम भूखे नहीं रहते। तो देखिए देवहस्ता को ज़ेर करना, यानी कि पेट की भूख को रोकना, देवहस्ता यानी कि पेट की भूख को रोकना बहुत हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आई, यानी कि कहते हैं कि एक तदबीर उनके समझ में आई कि जाऊं छंदामी भड़बूजे के यहाँ से। क्या कह रहे हैं, छंदामी भड़बूजे के यहाँ से, यानी कि चने भूनने वाले के यहाँ से गर्मा गर्म चने की दाल बनवा लाऊं। क्या कह रहे हैं, छंदामी के यहाँ से गरम गरम चने की दाल बनवा, तो देखिए चने की दाल बनवा लाऊं, बस एक देले की मुझे और तुझे दोनों को काफ़ी होगी। रात वक्त
क्या कह रहे हैं, रात का वक्त है, कह रहे हैं रात का वक्त है, गर्मा गर्म रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने ही न पाया था कि मिर्ज़ा जल्दी से उठ बाहर गए और चश्मोदन में चने भुनवा लाए, और जल्दी से जाकर चने भुनवा लाए। मगर धेले के कहकर गए थे, या तो कम के लाए या राह में 2-4 फंके लगा लाए। यानी कि वो कहकर गए थे कि मैं इतने के लेकर आऊँगा, लेकिन इतने के तो नहीं लेकर आए, मुझे ऐसा लगता है या तो वो कम पैसों के लेकर आए या फिर खुद ही खाकर आ गए कुछ चने। इस वास्ते कलीम के रूबरू 2-3 मुट्ठी चने से ज़्यादा न थी। मिर्ज़ा यार हो बड़े खुशकिस्मत। मिर्ज़ा साहब उनके बारे में बता रहे हैं कि मिर्ज़ा यार हो बड़े खुशकिस्मत, इस वक्त भाड़ मिल गया। वल्लाह ज़रा हाथ तो लगाओ, देखो कैसे बुलस रहे हैं, यानी कि कितने गर्म हैं। और सौंधी सौंधी खुशबू अजीब ही दिल फरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि क्या कह रहे हैं, ताज्जुब है कि लोगों ने खस और मिट्टी का अत्र निकाला, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। कोई फन हो कमाल भी क्या चीज़ है। तो देखिए, इतनी रात गई है मगर चंदामी की दुकान पर भीड़ लगी होती है। बंदे ने तहकीक सुना है कि हुजूर विला के खासे में चंदामी की दुकान का चना बिना नागा लग कर जाता है। और वाकई में आप ज़रा गौर से देखिए, क्या कमाल करता है कि भुनने में चनों को सुडौल बना देता है। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम, सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकते सुडौल चने तुमने पहले भी कभी देखे थे? दाल बनाने में उसे कमाल हासिल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं, टूटने फूटने का क्या मज़कूर। दानों की रंगत देखिए, कोई बसंती कोई पिस्ती, गरज दोनों रंग का खुशनुमा। यूं तो हा किस्म के गल्ले और फल ज़मीन से उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। आपने वो एक ज़रीफ की हिकायत सुनी है? तो कहते हैं आपने वो एक किस्सा कहानी सुनी है, कलीम फरमाइए। तो कलीम साहब किससे कहते हैं? मिर्ज़ा साहब से कहते हैं। तो मिर्ज़ा, एक मर्तबा हज़रत मिकाइल की खिदमत में चने रिज़्क़ इबादत का काम सुपुर्द है, जिनके पास में क्या कह रहे हैं, हज़रत मिकाइल के पास में जिनके पास रिज़्क़ पहुँचाने का काम है। तो देखिए, आबाद का काम सुपुर्द फरियाद लेकर गया। कौन लेकर गया? चना किसके पास गया? हज़रत मिकाइल के पास फरियाद लेकर गया। हज़रत, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है कि जो ही मैंने ज़मीन से सर बाहर निकाला तेरे सितम चलने लगे। तो देखते हैं, माकूलात और भी हैं, मगर जैसे जैसे जुल्म मुझ पर होते हैं किसी पर नहीं होते। नशो नुमा के साथ मेरी कताओ ब्रीद होने लगती है। मेरी कोपलों को तोड़कर लोग साग बनाते हैं। अब साहब चना किससे शिकायत कर रहे हैं? हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम से शिकायत कर रहे हैं कि देखिए, खाने की चीज़ें और भी हैं, अनाज और भी हैं, लेकिन किसी के भी साथ इतना सितम नहीं होता जितना सितम मेरे साथ होता है। मेरा तो देखिए, जैसे ही मेरी कोपले फूटने लगी ज़मीन में से, कोपलों को तोड़कर लोग साग बनाते हैं। क्या करते हैं लोग? पानसी की साग बनाते हैं, और मुझे कच्चे भी खा जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, चने के बूट आते हैं और बूट तोड़ तोड़ कर उन्हें कच्चे भी खा जाते हैं। जब बार आवर
होता हुआ तो खुदा झूठ ना बुलवाए, यानी कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो अल्लाह झूठ नहीं बुलवाए। आदमी बकरी बनकर लाखों मन बूट चढ़ जाते हैं, इससे निजात मिली तो हो ले। फिर देखिए जब मैं हरा था तो लोगों ने मेरे बूट बनाकर खाए, खूब बूट तोड़ तोड़ कर चने के खाए। और फिर क्या करने लगे, जब मैं थोड़ा सूख गया तो लोगों ने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा और फिर लोग मुझे ओले बनाकर खाने लगे। शुरू किए। पका तो शाख व बर्ग बेसन बनकर बैलों और भैंसों के दोज़ख शिक्म का ईंधन हुआ। रहा दाना उसे चक्की में दले, घोड़ों को खिलाएं, भाड़ में भूने, बेसन बनाए। तो देखिए बेसन बनाए, खो बनाए और खोले, क्या है देखिए। तो देखिए पका तो शाख बुर्ग भसन बनकर बैलों और भैंसों के दोज़ख शिक्म का ईंधन हुआ। और रहा दाना, तो देखिए उसे चक्की में दलें, घोड़ों को खिलाएं, भाड़ में भूने, बेसन बनाए, खोलते हुए पानी में उबालें, घुंघनियाँ पसाएं। गरज शुरू से आखिर तक मुझ पर तरह तरह की आफतें नाजिल होती रहती हैं। हजरत मिकाइल के दरबार में चने का इस तरह बेबाकाना चढ़ चढ़ बोलना सुनकर हाजिरीन दरबार इस कदर नाखुश हुए, जितने उनके दरबार में थे, नाखुश हुए कि हर शख्स उसे खाने को दौड़ा। चना ये माजरा देखकर बेइंतजार हुक्म आखिर रुखसत हुआ और सो हजरत ये चने ऐसे लज्जत के बने हैं कि फरिश्तों के दाने आजान पर तेज हैं। अफसोस है कि इस वक्त नमक मिर्च हम नहीं पहुंच सकता, यानी कि नमक मिर्ची हमारे पास नहीं है, वरना मेरे मुद्दों के कबाब में ये खस्तगी सौंधापन कहाँ। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ये इसकी तारीफ़ कर रहे हैं चने की, और चने की तारीफ़ कर कर किसको खिला रहे हैं, जनाब मिकाइल साहब को, कलीम साहब को खिला रहे हैं। तो देखिए ये है अपना का सबक। तो इस सबक को 12th क्लास आप खुद इस सबक को अपनी किताब लीजिए और किताब में से पढ़िए कि इस सबक में ज़ाहिरदार बेग और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार और कलीम साहब के बीच में क्या क्या गुफ्तगू होती है और फिर कलीम साहब का आखिर में क्या हाल होता है, या आखिर अपन आगे देखते हैं। तो 12th क्लास आप इसको एक बार खुद भी पढ़िए ताकि आपके समझ में आएगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है 12th क्लास आपके एग्ज़ाम में आपके आ भी जाता है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का खुलासा करिए, तो आपको ये कहानी याद होना चाहिए, जब भी आप इसका जवाब दे सकोगे।